एक दो नहीं बल्कि पूरे 15 देश ये कह रहे थे कि साथ आओ, साथ में काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल अलग राह को चुना बल्कि भारत की विकास गाथा में अपने फैसले से एक नया अध्याय जोड़ा। कैसे, आपको हम बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा और आज मैं आपको एक ऐसे फैसले और उसके नतीजे के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल पंख लगे हैं बल्कि एमएसएमई सेक्टर को भी अच्छा खासा बूम मिला। GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट सामने आई और ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत ने RCEP से बाहर निकलने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। और अब ये RCEP होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको समझना पहले ज़रूरी है। रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म है। इसे ऐसे हम समझ लें कि एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें 10 तो आसियान देश हैं और 6 व्यापारिक भागीदार शामिल हैं, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत हालांकि वर्तमान में अभी नहीं है, इसके सदस्य माने जाते हैं। और अगर इन सब की बात कर लें तो दुनिया की कुल GDP का 30% और दुनिया की आधी आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फिर भारत 2009 में से अलग हो क्यों गया था? उस फैसले के बाद अब सामने जो नतीजे आए हैं, जो रिपोर्ट आई है, इसका जवाब हम आपको बता रहे हैं। दरअसल GTRI के रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि इस ट्रेड ग्रुप में शामिल होने से व्यापार घाटा जो है भारत का बढ़ सकता था दूसरे देशों के साथ। और सबसे अहम ये कि ख़ास तौर से 2 देश के साथ ये ज़्यादा बढ़ सकता था, चीन के साथ ये और ज़्यादा हो सकता था। इसका नतीजा ये होता कि देश के उद्योगों, खासकर छोटे और MSME या मध्यम उद्योग जो हैं, इनको इससे नुकसान की आशंका थी। GTRI की रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत के व्यापार और ढांचागत चुनौतियों के कारण उसे RCEP में शामिल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में कई मुद्दों पर इसके कारण समेत इसे बताया गया है। दरअसल FTA यानी कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के बाद से आसियान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा काफ़ी बढ़ गया है। 2007 से लेकर 9 और 2020 से लेकर 22 के बीच आसियान के साथ ये 302.9%, दक्षिण कोरिया के साथ 164.1% और जापान के साथ 138.2% बढ़ा है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भी भारत का व्यापारिक घाटा $85 अरब रहा। और इस रिपोर्ट में ये आशंका जताई गई कि अगर भारत RCEP में रहता तो इसकी स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाती। इसकी वजह से चीनी सामान दूसरे सदस्य देशों के रास्ते भारत के बाजार में आसानी से अपने पैर जमा लेता। और जाहिर है कि अगर टैरिफ मुक्त आयात की अनुमति मिलती तो भारत के छोटे उद्योगों को बड़े चीनी उद्योगों से मुकाबला करने में मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि बहुत सस्ता सामान चीन की तरफ से आ जाता है। तो ऐसे में भारत के जो उद्योग हैं, मध्यम उद्योग या छोटे उद्योग, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। इससे कि घरेलू उद्योगों को नुकसान भी होता। वैसे भी RCEP में होने ना होने की अगर जहाँ तक बात है तो भारत का पहले से ही RCEP के 15 में से 13 देश ऐसे हैं जिनके साथ फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है, न्यूजीलैंड और चीन को छोड़ करके। तो ऐसे में रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर भारत RCEP में रहता तो भी इससे निर्यात के अवसर बहुत कम मिलते, क्योंकि बीते 5 सालों में चीन को भारतीय निर्यात में काफ़ी गिरावट देखी गई है। इतना ही नहीं, GTRI की स्टडी उन दावों को चुनौती देती है जो कहते हैं कि RCEP में शामिल होने से भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि GVC में शामिल होने में मदद मिल जाती, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ लंबे समय से फॉरेन ट्रेड एक एग्रीमेंट होने के बावजूद भारत GVC में एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर नहीं पाया था। और इसका कारण धीमा पोर्ट क्लियरेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग का कम होना जैसे मुद्दे रहे। बताएं कि नीति आयोग के CEO ने हाल में सुझाव दिया कि भारत को बड़े व्यापार क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए RCEP में शामिल होने पर फिर से विचार करना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट में जोर देकर यह कहा गया कि ये फायदे जोखिमों से ज़्यादा नहीं हो सकते, खासकर कृषि और MSME जैसे कमज़ोर क्षेत्रों के लिए, क्योंकि इनको बढ़ावा देना ही तो सरकार का काम है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो RCEP को लेकर मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही, उसके चलते भारत बहुत बड़े नुकसान से बचा भी है, और बल्कि कहीं ना कहीं हम ये कहें कि MSME सेक्टर को भी इनडायरेक्ट रूप से इसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है।